नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो झूठा आदमी है, बकवास आदमी है। बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको छोड़ के चले गए। सब लोग चले गए। बस सारी शराब 2 साल में 3 साल में पी ली तो फिर आगे कौन पिएगा। आदमी का जो माइंड होता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सच बता रहा हूँ। फिर नॉर्मल हूँ ना मैं, फिर आप नॉर्मल हो। हाँ ठीक है। ट्रोलिंग हो जाती कभी कभी तो उससे नॉर्मल हो जाता हूँ। आपको भी ट्रोल करते हैं लोग? अरे बहुत, मैं जैसा बोलता हूँ, बुरा बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ मैं बोलता हूँ भाई। आप बच जाओ, मुझे फंसा दो। सही है, बहुत बढ़िया। सक्सेसफुल आदमी को मालूम होता है कि किस तरीके से वो उस प्रोसेस से गुजरा होता है। जब यहाँ पहुँचता है, सक्सेसफुल होता है, उसको मालूम है क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पता चल रहा है कि अदर साइड बाकी कुछ ऐसी साइड्स जो आई थिंक कहीं कहीं पूछी नहीं गई। Hi from Brute, I'm Mehul and welcome to the other side. Today, नहीं, आज हम एक ऐसे शख्स के कई ऐसे पहलुओं को पहचानेंगे as we go along the way of course. Chat. Please give it up for Nawazuddin Siddiqui on the other side, only with Brute. Chat का मतलब पता है आपको? नहीं किसका मतलब? Chat. हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बातचीत। बट आपको जेनजी का टर्म बताती हूँ। हाँ। जब ऐसे बोलते हैं ना चैट, पुट इन द कमेंट्स डाउन बिलो, तो आजकल ऐसे जेनजीज टर्म बना रहे हैं कि चैट मतलब नीचे कमेंट करो भाई लोग। इट्स लाइक ब्रो। अच्छा नीचे जो, हाँ करेक्ट है ब्रो, या स्विफ्टली मूविंग फास्ट दैट। नवाज जी, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं जिसमें आपने काफ़ी ओपनली बात करी है विद अबाउट एवरीथिंग, टैपिंग इनटू योर डार्कनेस, मैडनेस, बॉलीवुड कल्चर्स, एडिक्शंस, फैमिली, एवरीथिंग। उस पर हम बाद में जाएंगे, बट आई थिंक एक पर्सन का जो कोर होता है वो म्यूज़िक होता है। डू यू थिंक दैट? ऑफ कोर्स होना चाहिए। एंड आर्टिस्टिक पर्सन सबसे ज़्यादा। तो आपकी शुरुआत लाइफ में संगीत के साथ किधर हुई थी और कब हुई थी? जिस चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो ऑफ कोर्स जो हर आदमी गाने सुनता है उसी तरह के मैं भी म्यूज़िक सुनता था। बट जब मैं दिल्ली में आया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तब मुझे मेरी कल्चर में था ही नहीं, मेरी हैबिट में था ही नहीं क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का। तो हमारे जो सीनियर होते थे वो हमें बोलते थे कि जाइए भीमसेन जोशी का गाना सुनिए जाके, उनका रागाज का उनका शोज़ है, या अमजद अली ख़ान का सरोद है, या पंडित रविशंकर का सितार है। तो इस तरह की चीज़ें सुनिए जाके। तो जब जाके सुनना शुरू किया, शुरू में तो बहुत ही क्योंकि हैबिट नहीं थी इस तरह की शास्त्रीय गायन सुनने की, क्लासिकल म्यूज़िक सुनने की। बट धीरे धीरे वो हैबिट ना ऐसी पड़ गई मुझे, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता था। थैंक गॉड के बिकॉज ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वी गॉट लाइक सो मेनी थिंग्स इन लाइक लिसनिंग के, उसमें बहुत अच्छे कान हो गए मेरे एक्चुअली सुनने के लिए। गा तो नहीं सकते बट सुनने में बहुत अच्छा वो पकड़ में आने लगी चीज़ें। आपने वेस्टर्न म्यूज़िक, कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न म्यूज़िक भी सुना है? क्योंकि आपने 2-3 बार ऐसी बात भी की है कि मोजार्ट की सिम्फनीज़ आपके जो छोटा एक टेप रिकॉर्डर था उसमें आप सुनते थे। तो वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ आपके लाइफ में? एक्चुअली मैं जब प्ले करता था, मैंने डायरेक्ट किया था प्ले, और हम लोग जब एनएसडी में प्ले भी करते थे, मैंने खुद भी यूज़ किया मोजार्ट की सिम्फनी, वो C5 कुछ इस तरह का कुछ था उसमें। हाँ जी। तो मैं हर रोज़ जब हम रिहर्सल करते थे तो उस सिम्फनी, कुछ सीन्स थे जो उस सिम्फनी को यूज़ करते थे मोजार्ट की। एनीवे वो प्ले तो ख़त्म हो गया, भूल भाल गए सब लोग को। कुछ 4-5 साल पहले मैं वियना गया था, और वहाँ पे मैं मोजार्ट के घर पे गया जहाँ पे जब वो प्रैक्टिस करते, जहाँ म्यूज़िक की वियना में जहाँ पे म्यूजियम है मोजार्ट का। म्यूजियम है मोजार्ट का। यस ऑफ कोर्स। हाँ, वहाँ पे गया मैं, और वहाँ पे एक शो था जो तब से चला आ रहा है। वो उनके बच्चों के बच्चे वो सब जो है मोजार्ट की सिम्फनी पे प्रैक्टिस करते हैं और शो करते हैं उसका। तो हर वीक शो होता है वहाँ पे। तो मैं वो देखने गया, और जब मैं देखने गया तो एक सिम्फनी जो उन्होंने बजाई तो मुझे थोड़ा सा कनेक्ट फील हुआ उससे कि यार ये वाली सिम्फनी मैंने सुनी है। तो मैंने उनको बोला कि ये सिम्फनी मैंने सुनी है, और फिर उन्होंने बाकायदा उनको बोला कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हमने मेरे एक असिस्टेंट ने उनको बताया कि हम ये यूज़ करते थे अपने प्ले में। और वो जो सीन था वो बहुत इमोशनल सीन था, और मैं यूज़ करता था। एक प्ले था हमारा कथा एक कंस की, तो कंस के ऊपर था वो, क्योंकि कंस जो है आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके फादर ने उनको योद्धा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत आर्टिस्टिक वीणा बजाते थे वो। तो एनीवे बहन एक सिस्टर के साथ एक सीन था जहाँ पे वो सिम्फनी में यूज़ करता था, और बहुत ही इमोशनल सीन था वो। और जैसे ही मैंने कई सालों के बाद, कोई 20 साल के बाद जब वो सिम्फनी सुनी, तो मैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इमोशनल सा होता जा रहा था। ये द रीज़न
बिहाइंड इट कि ओ माई गॉड, द सेम सिम्फनी तो मैंने यूज़ की, हज़ारों बार मैंने सुनी थी वो। तो म्यूज़िक का एक ऐसा कनेक्शन होता है आपकी, कहीं अगर बैक ऑफ द माइंड में अगर बैठ जाती है कोई सालों के बाद मैं बता सकता हूँ आपकी मेमोरी बिल्कुल, अगर ऊपर वाला ना करे, किसी की अगर मेमोरी गायब भी हो जाए, लेकिन वो बचपन में वो म्यूज़िक सुना हो आपके सामने अगर हम बजा दे तो वो रिकॉल कर सकते हो आप, इतनी पावर होती है म्यूजिक और स्मेल और म्यूजिक मेमोरीज के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं। आपका फेवरेट मेमोरी बताइए म्यूजिक के साथ, आपका कौन सा अब तक का फेवरेट संगीत है जो आप कभी भी सुन सकते हैं और आपका मूड एकदम बेटर हो जाता है? मैं सच बताऊं तो मेरा सितार जो है ना, अभी जैसे अनुष्का शंकर का सितार है, मैं जब भी मेरी सुबह होती है उन्हीं की म्यूजिक से होती है, फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ, शी इज़ अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। मतलब उनका जो टेंडेंसीज है क्लासिकल म्यूजिक प्लस वेस्टर्न जो फ्यूजन जो करती है। एग्जैक्टली। बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ आर्ट क्या है अब तक? जैसे सत्यजीत रे की फिल्मों में जो आर्टिस्टिक एक्सेलेंसी होती थी वो बहुत पसंद थी, जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स को देखते थे, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, और ऐसा लगता था कि आपको एक छुप के दरवाज़ा खोल के किसी की लाइफ को देख रहे हो। वो उस तरह की चीज़ें मुझे, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ होती थी, जो कैरेक्टर होते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ में उनको नहीं पता होता है कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है, लेकिन वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस जब भी कभी देखने का मौका मिलता है, किसी फिल्म में इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाता है, तो वो बहुत पसंद होता है मुझे। नॉन फिक्शन फिल्म, इवन फिक्शंस में भी बहुत सी अगर आप बैंडिट क्वीन देखें, हाँ, तो आपको लगेगा कि चंबल में उतर गए आप छुपके या चुपके से वो सारा मंजर देख रहे हो जिससे आप डरते हैं, लेकिन आप देख रहे हो बीच चंबल में आप कहीं खड़े हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं आप। तो उस तरह की जब भी किसी भी फिल्म में, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे इंडियन फिल्म हो, जब भी उस तरह का कुछ देखने को मिलता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको आपकी परफॉर्मेंसेस में सब में से सुकून वाला परफॉर्मेंस क्या लगा अब तक? फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे फोटोग्राफ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें ये शो करने की कोशिश नहीं की कि देखो मैं कितना ग्रेट आर्टिस्ट हूँ, कितना कमाल का, मैं देखो खंबे उखाड़ दूंगा, पहाड़ तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत एक सिंपल सी एक ऐसे इंसान के बारे में दिखाया उसमें जो आपके आगे से गुजर जाए और आपकी नज़र भी ना पड़े उस पर। उस तरह की परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोगों ने वो देखी थी। नहीं, बहुत कम लोगों ने देखी, बहुत ही कम लोगों ने देखी वो तो। आई पर्सनली लव योर परफॉर्मेंस इन मंटो। व्हाट अबाउट यू? ऑफ कोर्स सर। हाउ वाज इट गेटिंग इनटू दैट? मंटो बहुत डिफ़िकल्ट था बहुत सारे मामलों में, क्योंकि उसका कैरेक्टर करने के लिए मुझे कोई कैरेक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो उनका थॉट था, क्योंकि हर आदमी में ख़ास बात होती है कि वो सच बोलना चाहता है, बट क्या हम सुनने वाले डिज़र्व करते हैं किसी सच को? तो ये ख़ास बात मंटो में थी कि नवाज, और मैंने तैयारी भी वही थी कि जब मैं सच बोलना शुरू कर दूंगा अपने आप से, तो उस दिन वो कैरेक्टर हो जाएगा। है ना, सच बोलने की ताकत होनी चाहिए। तो जो मंटो में थी, यही एक्सरसाइज थी उस कैरेक्टर को करने के लिए। सच बोले हुए लोगों को, या मेरे जैसे आदमी को सच बोले हुए कई महीने हो जाते होंगे। प्रॉब्लम ये है, सच सुनने के लिए हम रेडी नहीं हुए हैं अभी तक। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे। बोलना तो बहुत चाहते हैं, सच बोलना हर आदमी चाहता है, मैं सच बताऊं आपको, लेकिन बंधन इतने सारे हैं कि डर लगता है। हाँ जी, और स्पेशली आजकल की लाइफ में भी ज़्यादा ना। हाँ, क्योंकि एक जन सुनने वाला भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, जो आपको जज ना करे। एग्जैक्टली। हाँ। और आजकल तो बहुत जजी हो गई है दुनिया। हाँ, इसलिए लोग बोलने लगे क्योंकि यार काहे को पंगा लें। ठीक है, जो चलन है उसी तरीके से बोल दो। हाँ, सब बोल रहे हैं, हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है सोसाइटी में, अच्छा है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं। बट सच बोलने से पता क्या फ़ायदा होता है? सच बोलने से हमें डिटेल्स पता चलती हैं। जब हम किसी घटना के बारे में बताते हैं, तो अगर आप सच बोल रहे हैं तो मुझे ना एक वर्ल्ड पता चलता है, एक डिटेल्स पता चलती है, जो एक्टिंग में बहुत काम आती है। या अटेंशन टू डिटेल जैसे कि कहते हैं। हाँ। आप जब भी कोई कैरेक्टर्स प्ले करते हो, तो आप टू कम बैक टू योर ट्रू सेल्फ, टू कम बैक टू नवाजुद्दीन, आप खुद से क्या सच बोलते हो, कैसी बातें करते हो, क्या होता है वो प्रोसेस? देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो झूठा आदमी है, बकवास आदमी है, सच बताऊं तो। लेकिन जब मैं कैरेक्टर करता हूँ, क्योंकि वो गिल्ट होता है मुझे कि नवाज तो झूठा आदमी, बकवास आदमी है, बेकार आदमी है, कन्फ्यूज्ड आदमी है, तो उसका जो गिल्ट है ना, जब मैं कैरेक्टर करता हूँ, उस गिल्ट को मैं उसमें यूज़ कर लेते हो। मतलब वो करता हूँ कि बैलेंस करता हूँ कि अब मुझे जो कैरेक्टर मिला है, यार इसमें सच बोलना,
रियल लाइफ में तो बहुत झूठ बोलता है तू, लेकिन इस कैरेक्टर में तो सच बोलना कोशिश तो यही करते हैं कि क्योंकि जो अभी कैमरा है और मैं कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार रियल लाइफ में तो सच बोल नहीं सकता हूँ मैं, ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ बोल दो यार। ये होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस कैरेक्टर को प्ले करते हो वो कैरेक्टर की सच आपकी सच नहीं होती। लाइक आपने जैसे रमन जो प्ले किया था रघु, ओ माय गॉड, दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर दैट इंडिया हैज सीन। एब्सोल्युटली। तो आपने शेयर भी किया था कभी कि आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वो कैरेक्टर को प्ले करना एंड टू गेट इनटू दैट उस माइंडसेट में। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आपको भी डार्क फिल्म्स ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इज दैट सो? हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे डार्कनेस, इंसान के अंदर की जो डार्कनेस है वो बहुत भाती है मुझे, और जो ग्रे शेड्स होते हैं वो भाते हैं। तो सपाट कैरेक्टर जो होते हैं, लाइक एक फॉर एग्जांपल जैसे एक विलेनिश कैरेक्टर है, वो बिल्कुल विलेनिश कैरेक्टर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। या जो एक हीरोइक कैरेक्टर है जो बहुत ही अच्छा है, मुझे उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। बट हाँ, अगर कैरेक्टर में उसकी गलतियाँ, उसकी बदमाशियाँ, उसकी डार्कनेस जब शो होती है तो वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बन जाता है। उसको प्ले करने में चैलेंजेस होते हैं, और किसी भी एक्टर को चैलेंजिंग कैरेक्टर करने में मज़ा आता है। जिस डेप्थ से आपने राघव का कैरेक्टर प्ले किया था, तो आपका प्रोसेस क्या था? क्योंकि वो तो ऐसे आँख बंद करते ही, आँख खोलते ही, ब्रश करते समय कुछ भी डेथ के बारे में सोच लेता है। किसी को देखता है तो he wants to go and kill that person. Exactly. How did you do that? एक आम इंसान किस तरीके से उस पर बिलीव करेगा? जो आदमी ये बोलता है, रमन राघव ये बोलता है कि मैं खाते पीते हकते मुत्ते किसी को भी मार देता हूँ और मुझे पेन भी नहीं होता। अब इस फिलॉसफी पे, इस थॉट पे मेरा बिलीव, एक आम इंसान का बिलीव होना कितना डिफिकल्ट है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, और मुझे वो कैरेक्टर करना है अभी। जब तक ये बिलीव नहीं होगा मेरा इस चीज़ पे, जब तक मैं ऐसा नहीं बनूंगा, तब तक वो कैरेक्टर में कर ही नहीं सकता। तो यही सिर्फ बिलीफ के लिए मैं चला गया था, बॉम्बे से बाहर चला गया था, लोनावाला से कहीं दूर चला गया था। एक सेक्लूटेड सी जगह में मैं रहा, मेरे ख्याल से मैं 4-5 दिन रहा। मैंने कोई तैयारी नहीं की, स्क्रिप्ट मेरे पास रखी हुई थी, और मैं ये सोचता रहा कि मैं हूँ ऐसा कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ और खाते पीते एकदम जैसे आम आदमी को आम चीज़ें होती हैं, ये मैं ऐसा हूँ? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। 3-4 दिन हो गए मुझे इस बात पे बिलीव करते करते, और फिर एक जब नहीं आ रहा था मेरे से, मैंने प्रेशराइज़ किया अपने आप को कि मैं इस थ्योरी पे कैसे बिलीव करूं। तो फाइनली एक शाम को मुझे ये दिमाग में आया, पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ। आप जब किसी चीज़ की कोशिश कर रहे हो तो कहने कि तुम मिलता ही है ना, थोड़ा बहुत तो मिलता ही है ना। तो शाम के टाइम मैं हुआ कि मैं तैयार हो गया हूँ, और मैं पूरी तरीके से बिलीव में हूँ। और ये बिलीव लेके मैं अपने जहाँ मैं रह रहा था उसके बाहर रोड पे निकला, और मैं बिल्कुल ऐसे जोन में था कि अगर कोई मिलेगा मैं मार सकता हूँ। और ट्रस्ट मी, एक आदमी साइड से जा रहा था, मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, वो थोड़ा सा डरा है ना, तो मुझे लगा कि मेरा काम हो गया अभी। बट एट द सेम टाइम क्या होता है, एक थर्ड आई होती है या मेथड एक्टिंग में, कि वो आपको हमेशा बचाता है इस चीज़ से कि ये एक परफॉर्मेंस है, आप चले जाओ उस जोन में, चले जाओ, लेकिन एक थर्ड आई जो आपको अवेयर कराता है। तो वो ये होता है मेथड एक्टिंग में। अब ये तो नहीं कि जो जा रहा था सामने में उसको पकड़ के निकाल कर मार देता है अपने प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। एक थर्ड आई होती है जो आपको बचाती है इन सब चीज़ों से। तो ये इस तरीके से उसकी प्रिपरेशन थी रमन राघव की। जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना, हीथ लेजर को जोकर का कैरेक्टर प्ले करने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई उसको, ऑफ कोर्स RIP हीथ लेजर, एंड ऑल्सो वाक्विन फिनिक्स को भी जोकर का कैरेक्टर। तो ऐसे ऐसे जो डार्क कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, उससे बाहर कैसे निकले थे फिर आप? तो वक्त तो लगता है, ऐसे कोई कंप्यूटर नहीं है कि ऑन किया और ऑन हो गया और ऑफ किया। इंसान है, बहुत केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, माइंड में, तो वक्त लगता है उसमें। मेरा यहाँ पे ऐसा होता है, जब मैं अपने गांव चले जाता हूँ, जब कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है जैसे रमन राघव टाइप का या मंटो टाइप का कैरेक्टर होता है, तो मैं चला जाता हूँ वहाँ, 2-4 गालियाँ सुनता अपने दोस्तों से, सेंटर में आ जाता हूँ। आई एम फाइन, आई एम नवाज। या ट्रोलिंग हो जाती कभी कभी, तो उससे नॉर्मल हो जाता हूँ। आपको भी ट्रोल करते हैं लोग? अरे बहुत,
सीरियस किसको मैंने नहीं सुना है किसको नवाजुद्दीन जी को कोई ट्रोल किसको नहीं होती? नहीं कोई भी है, किसी को माफी नहीं है। ऐसे ऐसे हम दुनिया में जीते हैं ना, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में। आपका क्या कहना है सोशल मीडिया के बारे में? बहुत डेंजरस चीज़ है, टॉक्सिक। बिल्कुल। आप ये देखिए कि आई एम सॉरी टू से बट यू नो, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको गालियां कौन दे रहा है? जो अनसक्सेसफुल आदमी है, जो कुछ नहीं करना चाहते, जिनके माँ बाप भी उनसे परेशान हो गए हैं। यू नो, मेरे को कोई क्रिटिसाइज़ करे, कोई सक्सेसफुल आदमी क्रिटिसाइज़ करे ना, मैं सर आँखों पे लूँगा और सीरियसली लूँगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जो घर में बैठा है, कुछ नहीं करना चाहता, वो क्रिटिसाइज़ करेगा तो कौन लेगा बताइए? बहुत सही बात है। हाँ भाई, उठ के कुछ करो, पहले कुछ अचीव करो, किसी भी फील्ड में करो अचीव, और फिर क्रिटिसाइज़ करो। क्योंकि क्या होता है ना, सक्सेसफुल आदमी को मालूम होता है कि किस तरीके से वो उस प्रोसेस से गुजरा होता है। जब यहाँ पहुँचता है, वो सक्सेसफुल होता है, उसको मालूम है क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो वो सही से जज कर सकता है, किसी को करेक्टली क्रिटिसाइज कर सकता है वो, जो सक्सेसफुल आदमी होता है। तो उनसे लेना चाहिए सजेशन, उनसे लो जो सक्सेसफुल हैं, जो अपने दम पे सक्सेसफुल हुए, उन्हीं से सजेशन लो, वही आपको क्रिटिसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो खैर आपको आई डोंट थिंक किसी की सजेशंस चाहिए, बट नहीं ज़रूरी है। पढ़े लिखे इंसानों की या पढ़े लिखे लोगों की, एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स ज़रूरत है। जो सिनेमा के बारे में जानते हो, जो परफॉर्मेंस के बारे में जानते हो, जो पढ़े लिखे हों, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो ज्ञाता हों उसको, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हो, किसी एक जो एक्सपर्ट हों, यू नो, उस बारे में, उनसे वो कभी भी क्रिटिसाइज करें या कभी भी कुछ भी सजेस्ट करें, मेरे लिए तो अच्छा ही है। आपके अर्ली एज में, थोड़ा सा पहले जाते हैं, आपके अर्ली एज में आप किसको लुक अप करते थे और किसने आपको अच्छी डायरेक्शन दी इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दिस? बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे टीचर थे मेरे, स्पेशली टीचर्स थे मेरे, जिन्होंने अवेयर कराया है। थिएटर टीचर्स? थिएटर के दौरान, और वैसे भी जो स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर थे, स्पेशली जो मेरे ड्रामा स्कूल के जो टीचर थे, उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई, बहुत चीज़ें बताई उन्होंने। आपको कैसा ये OTT का जो वेव है, आप इसके फेवर में हो या नॉट? मैं पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं पसंद करता हूँ बड़े थिएटर में जाके, सिनेमा हॉल में कुछ, क्योंकि उसमें डेप्थ का पता चलता है कैरेक्टर की। मैं उसकी आंखों में डूब जाता हूँ जो कैरेक्टर होता है, या उसके माइंड में चला जाता हूँ जब मैं कोई फिल्म देखता हूँ, और उसके साथ ड्राइव होता हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। उसके साथ जब जर्नी करता हूँ उस कैरेक्टर के साथ, उसमें बड़ा मज़ा आता है। जो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ इतना है या इतना है, व्हाटएवर, आप अकेले बैठे हुए देख रहे हो। फिल्म जो है ना, लोगों के साथ बैठने वाली चीज़, देखने की चीज़ है एक्चुअली। वो अकेले बैठ के देखने वाली चीज़ नहीं होती, लोगों के साथ बैठ के देखने में मज़ा आता है। ट्रू, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप एस्केप कर सकते हो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ 2-3 घंटों के लिए भी सही। आपको ऐसे बचपन में कोई मूवी याद है जो आप देखते थे और मतलब आपको इतनी पसंद आई कि मैं तो भाई मूवीज़ ही करूँगा लाइफ में? ऐसा हुआ था आपके साथ? मूवीज़ करूँगा ये तो नहीं दिमाग में आया था, बट एक डॉक्टर की मौत जब मैंने देखी थी, उसमें शबाना आज़मी और पंकज कपूर की परफॉर्मेंस, खैर शबाना जी तो बहुत ही क्लास एक्टर हैं, तो उनमें पंकज साहब का एक डायलॉग था, वो देख के मेरी लाइफ ही बदल गई। उसमें डायलॉग ये था कि वो साइंटिस्ट हैं, उनकी थीसिस कोई चोरी कर लेता है और वो बहुत ही उस लो मूड में हैं। तो शबाना जी आती हैं, उनसे पूछती हैं क्यों, मतलब इस तरीके से क्यों बैठे हो? तो बताते हैं कि भाई मेरी ये हो गया मेरे साथ। लेकिन फिर उस एक बात और बोलते हैं कि ये देख रही हो आकाश, देख रही हो चांद सितारे, देख रही हो, है ना, ये मिस्ट्री है। इस दुनिया में चंद लोग आते हैं जो इस मिस्ट्री को चैलेंज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो वो डायलॉग सुन के मेरा पता नहीं क्या हुआ कि मैंने खुद ही सोचा, जब मेरी ज़्यादा उम्र तो थी नहीं, तो खुद ही सोचा कि यार मैं भी कोई ऐसे थोड़ा या मैं भी किसी पर्पज़ के लिए आया हूँ इस दुनिया में, मैं कुछ फाइंड आउट करूँगा, कोशिश करूँगा, हो ना हो वो दूसरी बात है। तो कुछ सालों बाद फिर मैं एक्टिंग फील्ड में आ गया। तो लेकिन मेरा वो डायलॉग हमेशा मुझे याद रहा, वो सब्जेक्ट मुझे हमेशा याद रहा कि मैं अगर फिल्मों में जा रहा हूँ, कोई भी मैं कैरेक्टर करूँगा तो उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, कुछ ऐसा जो डिफरेंट हो, लेट्स से देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इस वजह से मैं फिल्मों में आया और कोशिश की। किसी में कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते, आप कभी फेल्ड हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं, ये तो प्रोसेस से चलती रहेगी ज़िंदगी भर। सो you're okay with that process? मतलब जब आप फेल होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा आपका सक्सेस होता है, तो आप न्यूट्रल रहते हो? वो तो अब हो गया, अभी उस चीज़ पे तो आ गए। पहले था
कि जहाँ थोड़ी सी सक्सेस मिली तो ज़मीन से 1.5 इंच ऊपर उठ जाता था बट अब नहीं है, अभी नॉर्मल है सब मामला। हाँ जी। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुख हो तो उसमें ज़्यादा दुख ही नहीं होना चाहिए। फेजेस होते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं फेजेस। आपको मिठाई खाने का बहुत शौक बहुत है? शौक है। मतलब इंडियन मिठाई जैसे Indian गुलाब मिठाई, of जामुन, course. रसगुल्ला, हाँ, मिल्क केक, हो, हाँ उस तरह की चीज़ बहुत मावा, पसंद है। ये मावा, सब। हाँ। वाह, अगली बार मैं डेफिनेटली याद रखूंगी। Thank you very much. बट आप खा सकते हो ये सब? अभी तो आपका शेड्यूल बहुत टाइट होगा, आपकी फिटनेस ट्रेनर्स होंगे। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ भी खाता हूँ। Very nice. मैं रात को मैं सच बताऊँ रोज़ मीठा खा के सोता हूँ। रियली? जी, वाओ। कोई यकीन नहीं करेगा बट मैं मीठा खाता हूँ, तो चाहे मुझे गुड़ ही खाना पड़े। यू हैव अ स्वीट टू। हाँ, मीठा चाहिए मुझे। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है, लोग तो टोमेटो जूस पे सर्वाइव करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं क्यों करूँ ऐसा। ऑफ कोर्स। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई जो भी खा रहे हो, अगर ज़िंदगी भर खाना चाहते हो तो कम खाओ। जैसे कोई शराब पीते हैं, सारी शराब 2 साल में 3 साल में पी ली तो फिर आगे कौन पिएगा। ऑब्वियसली। तो शराब पीने कोई भी चीज़ हो थोड़ी थोड़ी करो तो काफ़ी टाइम तक चला सकते हो उसको। हाँ जी, आई थिंक बैलेंस ना। बैलेंस, हाँ। वैसे आपकी पर्सनालिटी से लगता है दैट यू आर आई हैव माई विस्की ग्लास, और आज इसके वाला आदमी नहीं हूँ मैं, विस्की वाले आदमी नहीं। जिन वाला। ओह, जिन। बहुत ही दौड़ा था, बहुत ही। आपका फेवरेट जगह क्या है ट्रैवल करने की? मेरा यहाँ पे तो जैसलमेर है, राजस्थान जाना मुझे बहुत पसंद मैं है। राजस्थानी हूँ। है? हाँ, देखो क्या तो बात है, मैं मुझे बहुत पसंद है राजस्थान, बहुत पसंद है मुझे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और यूरोप में कोई छोटा सा गांव में चले जाते हैं तो वो पसंद है। राजस्थानी लोग बहुत अच्छे हैं। अमेजिंग, उनकी खातिर तवाज़ु जो है बहुत ही मेहमान की जो खातिर करते हैं। तो आप जाके वहाँ पे दाल बाटी चूरमा खाते हो? सब खा चुका हूँ मैं। हाँ, वहाँ का तो दाल बाटी चूरमा और यही अच्छा होता है, ताने की मिर्ची। Absolutely. आपने कहा है कि आप और भी बेटर काम करना चाहते हो। अभी तक ऐसा कुछ काम नहीं है जो मैं आई कैन से दैट यस दिस इज़ व्हाट आई एम डेस्टिन्ड टू डू। तो आप ऐसा काम करने के लिए आपको खुद प्रोड्यूस करोगे, खुद से प्रोड्यूस करने की सोच रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा काम जो मैं करना चाहता हूँ एक्चुअली। या हाँ, उस तरह की चीज़ें मैं अभी उन पे काम भी चल रहा है, तो होपफुली बहुत जल्दी करूँगा उन चीज़ों को। हाँ जी, आपको क्या दिखाना पसंद है? जैसे आप कहते हो इंट्रिकसीज और सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ जो होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर, ओके। हाँ, सो उसका इनर वर्ल्ड, उसका ब्रेन, उसका माइंड, वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि ह्यूमन माइंड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एग्री। मुझे कहानियों से इतना ज़्यादा लगाव नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। कहानी तो एक बैठे हुए आदमी के ऊपर, एक बैठा हुआ और जो सोच रहा है उसके ऊपर भी बन सकती है फिल्म। तो कैमरा आप यहाँ लगा दिए, मैं 2 घंटे तक बोलता हूँ किसी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, आप सुनेंगे। कोई कहानी नहीं उसकी है। एक बंदा जा रहा है, चलते चलते भी फिल्म बन सकती है। क्या थॉट है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या चीज़ है इसके दिमाग में, उसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है। इंसान की वजह से स्टोरी है। इंसान इम्पोर्टेंट है। इंसान स्टोरी है। आपको स्टोरी लेने की जरूरत है कि इंसान सबसे इम्पोर्टेंट एक इंसान है। यू आर राइट। आई थिंक क्योंकि जब डायरेक्टर्स और राइटिंग स्कूल्स में भी जब बोलते हैं कि आप अगर एक स्टोरी लिख रहे हो, सबसे पहले कैरेक्टर को बताओ कि कैरेक्टर क्या है। बिना इंसान की स्टोरी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। लोग बोलते हैं कि स्टोरी मिल जाए। स्टोरी क्या होती है? स्टोरी कुछ नहीं होती, इंसान पकड़ो यार। आप देखेंगे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, एक कोई क्रिमिनल बैठा हुआ, सिर्फ उस पर कैमरा है डॉक्यूमेंट्रीज़ में, और वो बोले जा रहा है कि मैंने 97 में ये किया, मैं उसके घर पे गया, ये किया, वो किया, फिर मैंने ये उसको गला पकड़ा, उसका फाड़ दिया, मैंने ये कर दिया। वो बता रहा है और आप सुन रहे हैं। क्या स्टोरी, उसमें कुछ भी नहीं, लेकिन वो बता रहा अपने बारे में। वो जो ब्रेन है वो फिर मैं एक मेमना मुझे मिला, मेमने को मुझे प्यारा लगा मेमना, मैंने उसको पाला और बड़ा किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ एक तरफ मर्डर कर रहा है, एक तरफ मेमने से प्यार कर रहा है, मतलब कुछ भी आदमी का जो माइंड होता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सच बता रहा हूँ। या समथिंग लाइक जेफरी डामर। हाँ, मैं आपको एक सजेशन दूँ क्या? मतलब आई डोंट, मैं शायद गलत हो सकती, क्यों नहीं दे सकती भाई? एक डॉक्यूमेंट्री है 6 स्किज़ोफ्रेनिक ब्रदर्स। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो हुआ था यूएस में 1970s में, जहाँ पे 12 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे एक फैमिली के, अमेरिकन फैमिली के 6 लड़कों को
स्किज़ोफ्रेनिया था, तो वो उन कैरेक्टर्स को दिखा रहे थे और ऑन टेप उस डॉक्यूमेंट्री में उस स्किज़ोफ्रेनिक ब्रदर्स को दिखाया, वो कैसे बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ब्रिलियंट, आपको बहुत मज़े आएंगे। आप ज़रूर वो देखना। आप जैसे उर्दू का आपका लहजा होता है, आप जैसे आपके डायलॉग्स बोलते हैं, बट कीपिंग योर रूट्स इंटैक्ट, तो आप उसको कैसे बाहर निकालते हैं? वो आपका रूट अब तक कैसे इंटैक्ट है? यही है, निकालने की क्या ज़रूरत है? कोई निकालना कोई ज़बरदस्ती थोड़ा क्यों निकाल, मैं जो हूँ वैसे उसी तरीके से बात करता हूँ मैं। हाँ जी, क्योंकि फंबल भी होते हैं मुझसे, ओवरलैपिंग भी होती है, यही है। कभी कभी मतलब जैसे है वैसे ही कोई मैं बना संवार के नहीं बोलना चाहता, मुझे खुद को शर्म आती है, बहुत ही खुद को अजीब सा लगता है जहाँ मैं थोड़ा सा अच्छा हाँ तो मैं आई थिंक you know what I'm thinking, that it's not possible to do something without any knowing what is my character, you know। मुझे ना इस सब चीज़ों से बहुत ही अजीब सा लगता है, बहुत ही प्राइवेट सा लगता है। मैं जैसा बोलता हूँ, बुरा बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ मैं बोलता हूँ भाई। मुझे वो चीज़ कंफर्टेबल करती है एक्चुअली। काफ़ी रियल चीज़ बोल दी आपने, क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो एवरीवन इज लाइक यस यू नो द इंट्रिकेट डेलिकेसीज ऑफ दिस कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर। इतना अच्छा ये बोल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये तो बोलना बहुत लोगों को आता है, यू नो, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको देख के कभी कभी लगता है यार काश मैं भी इतना अच्छा बोल पाता। आई डोंट थिंक सो नवाज जी, आपका काम बोलता है आपके लिए। तो बोलने में नहीं ज़्यादा आता नहीं, तो कभी इस चीज़ पे कभी ध्यान गया नहीं। हालांकि वो भी आना चाहिए आपसे, एक्सप्रेस करने का, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका आना चाहिए आपसे। तो आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हो ऐसे बॉलीवुड पार्टीज़ में? वहाँ पे तो कितने ऐसे प्रिटेंशियस लोग ही रहते हैं। अभी मैडम क्या है ना कि 25 साल हो गए मुझे यहाँ इंडस्ट्री में, 24-25 साल हो गए। हाँ जी, सारी चीज़ों से वाकफियत हो गई है। हाँ, तो इतना ज़्यादा भी वो नहीं होता, अनकंफर्टेबिलिटी नहीं होती। सो डू यू लाइक, डू यू नॉट, डू यू लाइकिंग डिसलाइकिंग का सवाल ही नहीं होता। जैसा है इंडस्ट्री वैसी ही है, वैसी आप भाई, ऐसी इंडस्ट्री, लोग आएंगे जाएंगे, इंडस्ट्री वैसी रहेगी, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री अपने तरीके से चल रही है, वो चलती रहेगी। हम आएंगे जाएंगे लेकिन इंडस्ट्री चलती रहेगी अपने तरीके से। एब्सोल्युटली calm, relaxed. I know that you're not religious that much, but you do believe in spirituality and Osho. What pulls you most towards that belief? मुझे मुझे इसलिए पसंद है ओशो कि उन्होंने ना ब्लंटली बोला, तो ना डेयरिंग बहुत सारे लोगों में नहीं होती, बहुत चंद लोग होते हैं, रेयर होते हैं इस दुनिया में जो ओशो थे। यू नो, वो उन्होंने ब्लंटली सबके बारे में बोला है। क्या होना कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो बोलते हैं हम, लेकिन जहाँ कुछ एक स्पेसिफिक जगह को बहुत सारे लोग छोड़ देते कि यहाँ नहीं बोलना, यहाँ डेंजर है। आप देख लो, हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को विड्रॉ कर ले कि यहाँ नहीं बोलना मुझे। लेकिन ओशो इसलिए पसंद है लोगों को, मुझे भी, कि उन्होंने वो डरे नहीं कभी, उन्होंने हर चीज़ पे बोला और खुल के बोला है। एब्सोल्युटली, आई थिंक क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर के सामने लोग चुप हो जाते हैं, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी नहीं, लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि इस सब्जेक्ट पे नहीं बोलना, इससे भी बैकलैश हो सकता है, यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे। फिर भाई ओशो थोड़ा ना, ओशो तो एक ही होता है ना दुनिया में। बट दिखने में तो अब मुझे लगता नहीं है कि यू नो, बिकॉज ओशो फॉलोअर्स दे वेरी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे उनके बातें पसंद है, उनके थॉट पसंद है उनकी। आई थिंक वो भी तो कहते हैं ना कि हाँ, मुझे बिलीव करोगे तो ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। बुद्धिज्म भी तो वही है ना, एडिक्टिव पर्सनैलिटी है ना। डजन मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो शराब में हो, ज़रूरी नहीं है, वो एक्टिंग में भी हो सकती है। इट कैन बी विद अ पर्सन, इट कैन बी विद अ पर्टिकुलर थिंग इन लाइफ। आपकी है एडिक्टिव पर्सनैलिटी, जैसे मेरी है। आपकी है? क्या है आपकी? ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकती हूँ ना मैं किस चीज़ों से एडिक्टेड हूँ। बुलवा रही हूँ आप बन जाओ, मुझे फंसा दो। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम साथ में फंसते हैं ना, कोई बात नहीं। नो, आई वॉन्ट, मेरे को आपसे सिर्फ इसलिए जानना था क्योंकि आपके कैरेक्टर्स से एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ है क्या, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। मेरा कैरेक्टर, हाँ, कैरेक्टर में तो होता है, कोई ना कोई एक ट्रेट होता है उस तरह का। तो आप एडिक्टेड हो जाते हो एक कैरेक्टर को जब आप प्ले करते हो? मैं हो जाता हूँ। मुझे पसंद है होना, मैं फंसना चाहता हूँ अपने कैरेक्टर के उसमें।
वाओ, आई थिंक आप सिर्फ आप नहीं फंसे हो, पूरी इंडिया भी फंस गई है फैजल के कैरेक्टर में, आपके सीक्रेट गेम्स के कैरेक्टर में, वट एवर इट इज़ दैट यू प्लेड। अगर इस तरह का कोई कैरेक्टर आता है, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोई भी कैरेक्टर आता है, तो कौन एक्टर मना करेगा यार कि उसकी जो ऐसी सी हैबिट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों ना पोर्ट्रेट करें अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आता है तो। एब्सोल्युटली। मुझे एक चीज़ जाननी है, हुमा जी के साथ जो आपका सीन तो बहुत ही क्यूट था, बट अभी आप है ना हरियाणवी म्यूजिक कर रहे हो जिसमें आप फुल ऑन सुपरस्टार डॉन टाइप बने हो, तो वो आपको मज़ा आ रहा है करने में? हाँ, कि नई चीज़ है ना। सॉन्ग में मेरी फिल्मों में नहीं सॉन्ग होते थे, बट अब मुझे सॉन्ग मिल रहे हैं, तो उसमें भी वो भी फन है, एक मज़ा आता है। या और पैसा ऑफ कोर्स नहीं, पैसे का इतना वो नहीं, ऑफकोर्स पैसा ठीक है, मतलब पैसों को इतना मतलब ओवररेटेड कर दिया कि पैसा पैसा पैसा, ऐसा कुछ नहीं। काम अच्छा हो तो पैसा आ ही जाता है, आइडिया के पीछे, टैलेंट के पीछे पैसा आता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप बहुत सारे पैसे वाले ढूंढ रहे हैं कि यार हमारा कोई काम कर दे, कोई ऐसा ऐसा हो, एक्सपर्ट हो, है ना, तो उसको हम इतना पैसा देंगे। तो ज़रूरत किस आदमी की है? इंसान के टैलेंट की ज़रूरत है। पैसा तो पीछे भागता है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टैलेंट हमारी कंट्री में ऐसे हैं जिनको पैसे वाले लोग ऐसे जिनको ज़रूरत है ऐसे एक्सपर्ट की, ऐसे इंसान की जो उनके काम कर दे, है तो पैसा पीछे भागता है ना। ऐसा बात नहीं, पैसा भी पीछे भागता है, इसको ओवररेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत भी है तो कितने पैसे की ज़रूरत होती है इंसान को? इतनी की तो दो वक्त की रोटी खा ले, कहीं घूमने चला जाए, उससे ज़्यादा तो बैंक में रखा जाता, जो आपके काम ही नहीं आता कभी। जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, मेहनत आप करते, मज़े कोई लूट के ले जाता है। मज़े आपकी बेटी एलवी के बैग्स लेके तो खैर बच्ची है, बट बहुत ज़्यादा पैसा भी ना, स्वीट, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है कभी कभी। हाँ क्या? अच्छा, आप मुझे बताओ, आपका सबसे एक्सपेंसिव बाय क्या है अब तक लाइफ में? मतलब किस चीज़ में? घर तो आपने ऑफ कोर्स बहुत ही सुंदर वाइट महल बनाया है आपके लिए, बट बिसाइड्स दैट आपका जैसे एक आई डोंट नो बेंटली हो गई, कोई भी कुछ भी गई गाड़ी हो गई आपकी, या एक वॉच हो गई अच्छी 2-3 करोड़ की? तो कुछ भी नहीं, अंगूठी एक कुछ भी नहीं पहनता। यू डोंट बिलीव इन? मेरा कोई बिलीफ नहीं इन सब चीज़ों पे, इतना सा भी बिलीफ नहीं है। तो आप बताओ तो सही, आपकी एक्सपेंसिव बाय क्या है? मेरा कोई एक्सपेंसिव कुछ है नहीं, सच बताऊँ मैं। वाओ। हाँ, कोई ख़ास कुछ नहीं है। बेटी का एलवी बैग में बस। मैंने वो स्टोरी सुनी है ना, आई वाज लाइक वाओ, लाइक यू डिडंट नो दैट एलवी इज सो एक्सपेंसिव। मुझे नहीं मालूम था, एलवी मुझे नहीं मालूम था ये क्या है। नेक्स्ट आप उनके लिए एक बर्किन का बैग खरीदना, ओके? उनको वो नहीं करना। लाइफ में जो डार्कनेस होती है हर एक पर्सन, जैसे आप अभी कह रहे थे डार्कनेस होती है हर एक पर्सन में, उसको कैसे हैंडल करते हो आप? तो सारी चीज़ें खुद ही इंसान ही हैंडल करता है। आपको देखिए, अच्छे बुरे का खुद पता होता है, तो आपको मालूम है ये सोसाइटी के लिए या एक दूसरे आदमी के लिए ये हार्मफुल है चीज़। तो और हर इंसान के पास एक कंट्रोलिंग पावर होती है, खुद को कंट्रोल करने की वो होती है ना, वो सोसाइटी में शुरू से सिखाया जाता है, हर आदमी सिखाया। तो आप कोई भी चीज़ करते हुए दोनों चीज़ एकदम सामने आती है, गलत है कि सही है, सही और गलत का एंजल डेविल, हाँ, खुद को करना पड़ता है उसका फैसला। होती सारी चीज़ें, मैं कहता हूँ जैसे आप खुद हैं, आप में खुद में ही 1000 इंसान हैं। एक्टर्स की खूबी क्या होती है कि उसको मौका मिल जाता है प्रेजेंट करने का, इसलिए एक्टर एक लाइफ में हज़ारों लाइफ जी के चला जाता है। मैं कभी डॉक्टर नहीं बना, पर मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या आईएएस ऑफिसर बने, पुलिस वाला बने, आईएएस ऑफिसर बने। हाँ, वो तो हम बन नहीं पाए, लेकिन जब वो रोल मिलता है तब बड़ा मज़ा आता है कि भले ही 2 महीने के लिए, लेकिन मेरा बिलीफ उन 2 महीने में वो जी लूँगा, वो लाइफ जी लूँगा मैं। ऑफ कोर्स, हाँ, दैट्स ब्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट, कि एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ जी लेते हैं। एब्सोल्युटली। आप एक कोई कोट बताइए जिससे आप आपकी जब भी आपको लाइफ में बहुत लो फील होता है, व्हाट इज़ दैट कोट दैट ब्रिंग्स यू अप? व्हाट इज़ द एक सेइंग? मैं सच बताऊं, लाइफ में एक तो ऐसा नहीं, मैं उसमें आ चुका हूं कि कभी मुझे हर चीज़ ना फेज लगता है कि ये तो लो होने का सवाल ही नहीं होता। हाँ, मूड कभी कभी ख़राब होता है, इतना ज़रूर है। जैसे हमारे यहाँ जैसे
कि आजकल क्या है, थोड़ा सुस्त बैठा है, सोचता रहता है क्या तो मूड ख़राब है आजकल इसका। मतलब ठीक है 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, हो जाता है तो 2-4 दिन में ठीक। तो मेरे लिए फेजेस हैं, कुछ फेजेस अच्छी आएंगी, कुछ बुरी आएंगी, यही लाइफ है और इसी का मज़ा लेना चाहिए, यही है। वाओ। 60 सेकेंड्स में मुझे आपको ऑडियंस को ये मास्टर क्लास दिलवानी है, हाउ डू यू टैप इन टू द डार्कनेस ऑफ योर सेल्फ। आप आपके डार्कनेस में कैसे टैप इन करते हो? हम सबको भी तो कभी ये सवाल आप मुझसे ही क्यों क्या कर रही हैं? पहले भी किसी और से किया आपने ये सवाल डार्कनेस वाला? नहीं, तो आप मुझसे क्यों कर रही हैं ये सवाल? बिकॉज मुझे आपकी जो डार्कनेस है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। मेरे कैरेक्टर्स की या मेरी? आपकी। मेरी आपको कैसे मालूम होगी मेरी डार्कनेस? आपकी, आप जैसे बातें करते हो, आपका दिमाग थॉट, तो डार्कनेस वाली बात कर रहा हूँ मैं। नो नो, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो आप उस चीज़ को टैप इन कैसे करते हो? क्योंकि वो एक असली जरिया है जिससे आप खुद को जान सकते हो। ज़्यादा ट्रांसफर वो लाइफ भर की प्रोसेस है एक्चुअली, खुद को जानने वाली। ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ, या व्हाट इज योर सेल्फ। ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी प्रोसेस है एक्चुअली। वो ऐसे नहीं, पुड़िया नहीं है वो कि इन 3 महीने में अपने आप को जान लूँगा मैं। क्योंकि जैसे 3 महीने आते हैं, उन जो 3 महीने गुजरे हैं उसमें बहुत कुछ हैपनिंग हुई है आपके सिस्टम में। वो पदार्थ भी बैठा है वो 3 महीने का। या तो जैसे जैसे आप, जहाँ तक मुझे ख्याल है, मैं कोई इतना इंटेलेक्चुअल या ऐसा नहीं हूँ। देखो मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं खुद का जो छोटा मोटा जो भी एक्सपीरियंस है, खुद को फील करके जो भी एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ मैं, कि जैसे आप ग्रो होते चले जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्या होता है आने वाले वक्त में क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं मालूम ना। ऐसे आने वाले वक्त में क्या बैठेगा मेरे दिमाग में या ब्रेन में मुझे नहीं मालूम। बाय द टाइम जो एक्सपीरियंस होते हैं आपको, वही चीज़ है। ये तो होल लाइफ की प्रोसेस है एक्चुअली, यू नो। एग्रीड। आप जानने की कोशिश ही करते रहेंगे अपने आप को, है ना। 1000 सेल्स हैं ब्रेन की, यू नो। इतने क्रोमोसोम्स हैं कि कोई थोड़ा सा इधर टेढ़ा हो गया, आपका पूरा सिस्टम हिल गया। कौन सा हिलेगा पता नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, यू नो। तो कुछ कह नहीं सकते। ऑल्सो एवर चेंजिंग ना। चेंजिंग ऑफकोर्स, जो भी आता रहे उससे डील करते जाइए। अब बुरा अच्छा आपको पता है। फ्लिप साइड, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर नवाज जी अभी आपकी लाइफ में ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? मैं ये होने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता। वाइल्ड थॉट में चले जाइए और जो भी आप कुछ भी बोल सकते हो। मैंने तो कोशिश की थी मॉन्क बनने की बहुत पहले। Really? एक्टिंग मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा कुछ साल थे ऐसे ही मैं आवारा घूम रहा था, तो मैंने सोचा था कि धर्मशाला जाके जो ना चला जाऊँ मैं वहाँ पे, तो ज्वाइन कर लूँ वहाँ, ऐसा मॉन्क वॉन्क बन जाऊँ टाइप में। कोशिश की थी, 15 दिन रहा भी वहाँ पे मैं, फिर वापस आ गया था। तो फिर बाद में थोड़ा सा ये पता चला कि एक्टिंग वैक्टिंग ये वो, आवारा में काफ़ी घूमा उस दौरान। क्योंकि मैं हरिद्वार में पढ़ता था तो मेरे लिए अच्छा, ये सारी चीज़ पास में थी, ऋषिकेश ये वो सब। हाँ, लद्दाख में बहुत सारे हाँ मॉनेस्ट्रीज हैं, धर्मशाला भी रहा मैं। तो ऐसा ही था कि कुछ मतलब ये कोई रेगुलर काम करने का मन नहीं था मेरा, से जो टिपिकल जो वो होते हैं 9 to 5 वाला टाइप था, वो मेरा मन नहीं था करने का। तो मैं ऐसे घूम रहा था कि भाई क्या करूँ मैं, तो ऐसे फाइंड आउट कर रहा था मैं। करते करते एक्टिंग का पता चल गया कि फला जगह पे एक्टिंग की ट्रेनिंग होती है। तो मैं गया, तो वहाँ जाके शुरू हो गया मैं। प्रीटी गुड। मैं इमेजिन कर सकती हूँ आपको एज ए मॉन्क। बैक इन टाइम सबसे बेस्ट मेमोरी बताओ एनएसडी की। हम अजंता एलोरा गए थे, पूरा का पूरा 2 बैच के ये अंधेरी में जो अजंता है? नहीं अजंता एलोरा। अच्छा, ओके। हाँ, केव्स यस, वहाँ गए थे। तो वहाँ पे जो वो देख के, केव्स देख के ना, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं उस टाइम पे चला जाऊँ मैं हिस्ट्री में। हाँ, तो मैं क्या हुआ, ये सोचते सोचते ना सो गया। और जैसे सोया, बाकी सारे लोग बस में बैठ गए, हमारी एक बस थी, सब बैठ गए होटल जाने के लिए, रेडी हो गए। फिर बाद में बस चली काफ़ी दूर, तब उनको याद आया अरे नवाज़ रह गया। तो वापस आई बस, मुझे ढूंढा गया,
कम से कम 2-2.5 घंटे लगे और मैं एक छोटे से केव्स में के अंदर जाके कहीं सोया हुआ था। एंड उस वक्त पे जो मैं सोच रहा था वो बहुत ही पुराने टाइम में जब कालिदास जो राइटर थे वो नाटक लिखते थे, ये मैं 3000 BC में कहीं चला गया था। उनका एक प्ले था आषाढ़ का एक दिन, उसमें चला गया था मैं। उस प्ले का एक कैरेक्टर में ट्रैवलिंग कर रहा था मैं। जब कालिदास, मोहन राकेश का एक नाटक है कालिदास, आषाढ़ का एक दिन, सॉरी, हाँ, उसमें कालिदास का कैरेक्टर है। तो कालिदास का जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़े राइटर थे उस वक्त पे, बहुत पुराने टाइम में। तो वो जिस गांव में रहते हैं वहाँ से राजा उनको बुलाता है, तो वहाँ आ जाते हैं और वहाँ उनको एक लड़की, वो राजा की लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो अपने गांव में आते हैं। जो उनकी पहले की प्रेमिका है वो रहती है, उसका घर पूरा टूट चुका, और जिस तरह से वर्णन किया है, जिसे एक्सप्लेन किया उस प्ले में चला गया था मैं एक्चुअली। मैं खुद को कालिदास समझने लगा था। उस 2-2.5 घंटे के अंदर मैंने वो पूरा प्ले कर लिया था। पूरा प्ले मतलब विजुअली ट्रैवलिंग कर ली थी। ऐसा लगा था मैं कालिदास हूँ, अब जा रहा हूँ, रथ पे मैं जा रहा हूँ और अपने गांव आ रहा हूँ, ये सब हो गया। तो ये फिर मुझे ढूंढा गया, फिर मुझे उठा के बस में रखा और फिर मैं गया। आई कैन इमेजिन कि क्रिएटिव पीपल के लिए तो दिस इज फ्यूल। आई बिलीव दैट। ऐसा हुआ था। वेरी नाइस। ये मेमोरी में कभी भूलता नहीं हूँ। कौन भूलेगा, आपको छोड़ के चले गए, सब लोग चले गए बस। थैंक यू सो मच हमारे साथ इतने विस्तार से बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वाकई अदर साइड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अदर साइड, वाकई कुछ ऐसी साइड्स जो आई थिंक कहीं कहीं पूछी नहीं गई। थैंक यू इतने अच्छे सवालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। और नॉट थैंक यू मेरे डार्कनेस में बार बार जाने के लिए। अच्छा I'm kidding, but thank you.